ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के सरकारी अस्पताल में कूलर, पंखा और एसी की कमी का मुद्दा लगातार आने पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जहां डीएम और एडीएम ने जिला स्तरीय तीनों अस्पतालों का जायजा लिया, जहां वार्ड, ओपीडी और वेटिंग एरिया में कूलर, पंखे आदि की व्यवस्था कराई गई। बता दें कि पंडित दीनदयाल संयुक्त अस्पताल के आयुष्मान वार्ड में पंखा, एसी ना होने से यह मुद्दा 2 दिन तक लगातार सुर्खियों में आने पर डीएम विशाख के निर्देश पर एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट, सीएमओ डॉक्टर दिनेश खत्री डीडीयू पहुंचे। इस दौरान इस उमस भरे माहौल में तीनों जगह पर कूलर, पंखा, एसी, शुद्ध पेयजल आदि संसाधन देखे गए और यहां इमरजेंसी, ओपीडी, वेटिंग एरिया, सभी वार्ड आदि का जायजा लिया। एडीएम सिटी ने डीडीयू में 12 पंखे, 22 ट्यूबलाइट, 2 बड़े कूलर तत्काल लगवाए। आयुष्मान वार्ड का केबल ठीक करवाकर एसी शुरू कराया गया। इसी तरह एडीएम प्रशासन ने जिला अस्पताल में 8 बड़े कूलर, 20 सीलिंग फैन मंगवाकर लगवाए। आज संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल को निरीक्षण किया गया और किस तरीके करा गया? ये बढ़ती ह्यूमिडिटी और गर्मी को देखते हुए जो मरीज और उनके तीमारदार हैं तो उनके सुविधा के दृष्टिगत आज निरीक्षण किया गया और जहाँ पर जो पंखे वगैरह गड़बड़ थे उसको चिन्हित करके बदलवाया जा रहा है और जहाँ नए संसाधन से कूलर वगैरह लग सकते हैं वो लगवाया जा रहा है। किस तरीके की खामियां मिली हैं? कुछ खामियां ये मिली हैं क्या? साफ़ सफाई और जो बेडशीट वगैरह है उस पर थोड़ा सा जो है भी बदलाव की ज़रूरत है, उस संबंध में सीएमएस साहब को बता दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर मुलाकात करने आए बीटेक फाइनल ईयर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के छात्रों ने इंटर्नशिप के मानदेय में वृद्धि के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। छात्र छात्राओं का कहना है कि हमें इंटर्नशिप इतनी मिलती है कि एक मजदूर की मजदूरी भी नहीं होती। इतनी तो मनरेगा के मजदूर को भी डॉक्टरों की इंटर्नशिप से ज्यादा पैसा मिलता है। छात्रों का कहना है कि हमारी इंटर्नशिप एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर होनी चाहिए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर ये मांग नहीं मानी गई तो सभी कॉलेज के होम्योपैथी और आयुर्वेद के छात्र लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय पर धरना देंगे। सुनिए छात्रों का क्या कुछ कहना है। नाम है आपका, किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं और क्या कुछ डिमांड्स हैं आप लोगों की? मेरा नाम अमजद फातिमा है। मैं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज केरत अलीगढ़ की फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। हम लोग यहाँ पर स्टाइपेंड इशू रेस करने के इशू से आए हैं और हमारा यह मानना है कि आयुष के जितने भी कोर्सेज हैं उन सबका स्टाइपेंड जो है इक्वल होना चाहिए। हमने इस चीज़ के लिए हम 2 साल से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो आयुर्वेदा है उसका स्टाइपेंड बढ़ चुका है, लेकिन हमें क्यों पीछे छोड़ा गया है, ये भेदभाव क्यों किया गया है हमारे साथ। तो हम इसी इशू से यहाँ पर आए हैं कि एटलीस्ट जो आयुष के जितने भी कोर्सेज हैं उन सबका स्टाइपेंड इक्वल होना चाहिए। किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं? हम लोग को सबसे पहली बात तो इंटर्नशिप में हम लोग को बाहर निकाल दिया जाता है कॉलेज से, तो उसके अलावा हमारे पास रहने के लिए, खाने पीने के लिए, आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। 7,500 में कुछ नहीं चल पाता है, हो सकता है। अब आप डीएम साहब के पास आए थे, किस तरह की डिमांड्स हैं आप? हम लोग यही निकालने के हमारे इंप्लीमेंट के लिए हम लोग आए थे बेसिकली। अब भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती, नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम लोग और उच्च न्यायालय तक जाएंगे, प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। आप आइए जरा, आप बुखाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना डेलीगेट के अंतर्गत हुए बलात्कार के दोषियों पर लगभग 6 महीने बीतने के बावजूद पुलिस कार्यवाही नहीं कर सकी है। प्रार्थिया विमलेश देवी ने बताया कि 17 फरवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसकी पोती से पड़ोस के लड़कों ने बलात्कार किया था। वहीं घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता ने क्या कुछ बताया, सुनिए। क्या हुआ था बेटा? हमारे पड़ोस में एक घर है मीका गाँव, उसके छोटे से बच्चे थे, वो हमें अपने घर में खेलने के लिए बुलाते थे। खेलने के लिए? खेलने के लिए तो हम उसके घर में खेलने के लिए जाते थे। गीता और राखी हमें एक कमरे में बंद कर दिया करते थे अपने घर पर। उस कमरे में 2 लड़के बैठते थे। क्या नाम था उन दोनों का? लकी और अंशु। लकी और अंशु क्या वो हमसे जबरदस्ती हमारे कपड़े उतरवाते थे और जब हम कपड़े उतारने के लिए मना करते थे तो मारपीट कर कपड़े उतरवाते थे हमारे। आपके साथ मारपीट भी करते थे?
और उसके बाद कपड़े खाने के बाद वो हमारी रिपोर्ट लगवाई। ये बताओ किस थाने का मामला है? ये देलीगेट थाने का मामला है सर। कितने समय पुराना है मामला? 2 साल पुराना हो चुका था। 2 साल? 2 साल। हाँ। 2 साल तक बच्ची के साथ रेप होता रहा, मार के, पीट के, धमकी दे के इसके साथ रेप होता रहा। पुलिस ने क्या किया इसमें? पुलिस ने लड़के को पकड़ लिया और औरत को, उस लड़की को भी पकड़ के लाई पुलिस। इन्होंने छोड़ दिया थाने से। अच्छा, लड़के पहचाने गए हैं, हमारी लड़की ने वहाँ थाने में पहचानवाए गए है। हमने जाके उनको पकड़वाया था और उन्होंने उनको छोड़ दिया सर। फिर इसकी शिकायत आपने कप्तान से की थी? हमने की थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जांच करते हैं, जांच के लिए फिर भेजते हैं, लेकिन जांच में कुछ नहीं, कोई हमारे घर पुलिस नहीं आया, हमने कहीं कोई कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में कोई आवाज़ भी नहीं उठने पाई। हम तसल्ली से चलते रहे। एफआईआर किए हुए कितने दिन हो गए? एफआईआर हमने एक करवाई थी 16 को, 16 फरवरी। 16 फरवरी? 16 या 17 फरवरी होगी सर, हम ज़्यादा 24 में? 16 फरवरी 24 को? हाँ 24 में। हाँ। इसके बाद हमारी बच्ची का डॉक्टरी मायना हुआ, डॉक्टरी हुई उसकी। आपको जो धमकी भरे लेटर बता रही थी, आपको धमकी दी जाती थी आपको, वो लेटर आपने पुलिस को दिखाए? पुलिस को दिए। वो कहते हैं हमारे सीओ साहब ऊपर कोर्ट से, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यहाँ चली आती है, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है। हमें धमका दिया, हम चले आए, लेटर रख लिया। वकील साहिबा कहती हैं हमने रजिस्ट्री करी है इन कागज़ों की, और जगह के लिए, मोदी के लिए हमने की है, लखनऊ के लिए, लेकिन हमें नहीं मालूम। 4 कागज़ लिए थे उन्हीं जो लेटर आए थे उनके, तो उन्होंने 4 कागज़ लिए उनकी, उन्होंने रजिस्ट्री करी या न करी उसका हमें वो रजिस्ट्री रसीद भी नहीं दी, कुछ नहीं। कोई कार्रवाई नहीं की है? न पूछी उन्होंने कि इसमें क्या है। आप दोबारा थाने गए नहीं? हम डर के मारे नहीं गए, पुलिस हमसे सीधी मुँह बात नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने एफआईआर अपनी तरफ से लगा दी। तुम तो पुलिस विभाग में हो, फिर भी नहीं? ये होमगार्ड की कोई बकत नहीं है अभी तक। होमगार्ड को कोई नहीं पूछता है, अभी तक कोई नहीं पूछता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर 30 जुलाई को आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन था। इस दौरान आम आदमी पार्टी की महिला पदाधिकारी प्रीति चौधरी व अन्य पदाधिकारियों में विवाद हो गया था, जहां महिला पदाधिकारी प्रीति चौधरी ने जिला महासचिव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसी मामले को लेकर उन्होंने एक तहरीर सिविल लाइन थाने में दी थी। वहीं पार्टी पदाधिकारियों की सहमति से उन्होंने अपनी तहरीर वापस ले ली है और जिला महासचिव दीपक चौधरी पर लगाए सभी आरोपों का खंडन कर दिया है। उनकी तहरीर वापस लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, देखिए। मैडम, 2 दिन पहले आपका एक विवाद हुआ था, और उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा उस विवाद को लेकर ये है कि उस दिन जो झगड़ा हुआ था 30 तारीख को जिला कलेक्ट्रेट पर मेरा आम आदमी पार्टी के महासचिव दीपक चौधरी के बीच में अब हम दोनों के बीच समझौता हो गया। पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर सॉल्यूशन करा दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आपसी विवाद के चलते सरकार की नीतियों को पलीता लगाते हुए देखा जा सकता है। जहां एक ओर सरकार सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मिड डे मील के अंतर्गत भोजन की व्यवस्था करती है, वहीं कई महीनों से आपसी विवाद के चलते स्कूल के बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है, जिससे जानकारी संबंधित अधिकारी को होने के बाद भी अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं हो सका है। आखिर कब तक बच्चे बिना मिड डे मील के स्कूल में पढ़ने को मजबूर होंगे? दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना मडराग क्षेत्र के अंतर्गत गांव घासीपुर का है, जहां एक सरकारी स्कूल संचालित होता है। स्कूल में लगभग 350 बच्चे पढ़ने आते हैं। गांव प्रधान का कहना है कि स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा मिड डे मील नहीं बनवाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुहिम का फायदा नहीं मिल पा रहा है।
वहीं दूसरी ओर जब हेड मास्टर से मिड डे मील के बारे में बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि गांव के प्रधान के द्वारा खराब गुणवत्ता युक्त मिड डे मील बनाकर बांटा जा रहा है। जब हमने उनसे गुणवत्ता युक्त मिड डे मील की बात कही तो वह इस बात से पीछे हट गए। गांव प्रधान और हेडमास्टर से बात करने के बाद पता चला कि दोनों ही लोगों में आपस में किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता है, जिसकी वजह से स्कूल में मिड डे मील नहीं बन पा रहा है। इस पूरे मामले में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। किस गांव के रहने वाले हैं और किस तरह की समस्या है आपको? मैं डॉक्टर अलवी, ग्राम प्रधान घासीपुर धनीपुर ब्लॉक अलीगढ़। इस स्कूल में प्रिंसिपल महोदय हैं डॉक्टर बदन सिंह। जब से ये आए हैं तब से शिक्षा का स्तर गिरा है और इनके रोजाना लड़ाई झगड़े रहते हैं। लड़ाई झगड़े कई बार गांव स्तर से चल डाले गए और पिछले 17/8/23 को इतना तगड़ा झगड़ा हुआ कि मुझे पुलिस बुलानी पड़ी और महिला पुलिस भी साथ आई, तब जाकर झगड़ा शांत हुआ। वो शिकायत मैंने लिखित BSA महोदय को दी। तब से लेके आज तक स्कूल की स्थिति, स्कूल का शिक्षा स्तर गिरा हुआ है। अब पिछले 1 महीने से स्कूल में खाना नहीं बन रहा है और मैं इसको लिखित ABSA महोदय को और BSA महोदय को दे चुका हूँ। और कई बार ABSA महोदय आए, MD जो है DC MD भी आए, लेकिन उसमें कोई समाधान हो ही नहीं रहा और बार बार हम अवगत करा रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल के मामले में क्या कहना है? इन स्कूल के प्रिंसिपल ये कहते मैं खाना नहीं बनाऊंगा, जबकि ये शासन आदेश जो है प्रिंसिपल के लिए होता है। ग्राम प्रधान का काम है खाने की गुणवत्ता चेक करना, ग्राम प्रधान का काम खाना बनाना नहीं है। गांव की जो समस्या है वो सिर्फ यही है कि स्कूल में खाना बनना चाहिए और गांव के जो लोग हैं अगर कोई पूछने जाता है कि साहब खाना क्यों नहीं बन रहा है, हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, तो उससे अभद्रता करते हैं, उनको स्कूल से भगाया जाता है कि भागो यहाँ से। अभी पिछले खंड शिक्षा अधिकारी ABSA धनीपुर ने एक आदेश जारी किया है प्रिंसिपल महोदय के लिए कि ग्राम प्रधान ने खाने से बनाने से मना कर दिया, वो मैं मना कर चुका हूँ। अब आप खाना सुचारू रूप से चालू करें। मेरा खाना मैंने अपनी तरफ से बनाया था करीब 5 महीने, वो इसलिए रोका गया। मेरा चेक कन्वर्जन कॉस्ट हर मंथ निकलनी चाहिए, अगर पेमेंट नहीं है तो 3 मंथ में निकल जानी चाहिए, लेकिन पिछले 5 महीने तक मुझे चेक नहीं मिला। वो चेक न मिलने का सीधा कारण ये है कि इन्होंने कहा था कि 30% मुझे इसमें से कमीशन चाहिए और प्रिंसिपल महोदय ने सीधा कहा था मुझे 30% कमीशन चाहिए और 30% कमीशन में अकेला नहीं रखता, मुझे ऊपर भी देना पड़ता है। तो मैंने कई बार जो है ABSA महोदय से पूछा है कि कौन कौन ऊपर लेते हैं परसेंटेज, कितनी क्या परसेंटेज, मुझे उनके नाम क्लियर करके दे दिए जाए तो मैं हर मंथ जो है चेक एक उनके नाम का काट दिया करूंगा। और खाना प्रिंसिपल अपने सर से बनाए, मैं BSA महोदय बता चुका हूँ। और BSA का इस मामले में क्या कहना है? BSA का इस मामले में क्या कहना है? BSA महोदय कह रहे हैं जांच कर रहा हूँ। पिछली एक जांच दी थी 17/8/23 को, वो जांच अब तक लंबित पड़ी है। उसके बाद भी शिकायतें की गई थी, मैं आपको डेट बता दूंगा। एक मामला है मिड डे मील को लेकर, किस तरह की शिकायत आपको मिली है और क्या इसका निवारण आपके द्वारा किया जाएगा? जो हमें जानकारी में आया कि प्रधानाध्यापक और प्रधान के बीच में आपसी मतभेद है, इस कारण से MDM का संचालन वहां पर बाधित है। मैंने हेडमास्टर को भी निर्देशित किया है कि किसी भी कीमत पर MDM बंद नहीं होना चाहिए और मैंने DPRO साहब को भी पत्र लिखा है कि प्रधान को निर्देशित करें। हम और DPRO साहब मिलकर एक दिन सुनवाई करेंगे ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके और MDM हर हाल में प्रतिदिन चलने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। वहाँ के स्टाफ का भी, वहाँ के हेडमास्टर का कुछ आरोप प्रत्यारोप है, तो इस बारे में आपको कुछ अवगत है? हाँ, मुझे जानकारी है और मैंने एक कमेटी भी बनाई है इस प्रकरण की सुनवाई करने के लिए। मुझे उम्मीद है किसी दिन हमारी और DPRO साहब की संयुक्त सुनवाई होगी और उसमें इस समस्या का समाधान निकलेगा। जी, मेरा नाम बदन सिंह है, मैं यहाँ प्रधान अध्यापक हूँ और प्रभारी कंपोजिट विद्यालय घासीपुर। मिड डे मील तो ग्राम प्रधान के द्वारा ही बनाया जा रहा था और ग्राम प्रधान ही 1 जुलाई से नहीं बनवा रहे लगातार, जिसकी सूचना में संबंधित अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित मैसेज आदि के द्वारा लगातार दे रहा हूँ। ये तो प्रधान जी की अपनी दबंगई है, उनकी मर्जी है क्यों नहीं बनवा रहे, क्योंकि प्रधान जी लगातार पहले से ही बनाते चले आ रहे हैं। अब उन्होंने
ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह का आरोप लगा दूं किसी से भी, अब मैं अभियान ये कहूँगा प्रधान जी मुझसे मेरी वेतन का 50% मांग रहे हैं, तो ऐसे कोई किसी से भी कुछ भी कह सकता है। जब अगर वो मुझसे 30%, अगर वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं 30% मांग रहा हूँ, तो चेक पर सिग्नेचर करके मैंने दे रखा है। क्या वो पेमेंट निकाल के ले आए तो मुझे दे गए 30% या 50% या पूरा पैसा मुझे दे गए, या पैसा मैंने निकाला है जो मैं मांग रहा हूँ कि मैं अपना काट के दूंगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चेक उनके हाथ में, डीसी एमडीएम चेक 22 तारीख को उन्हें दे के गए, जबकि वो चेक कटा रखा था 13 मई से चेक कटा रखा था, तभी से चेक। और वो पहले भी 2-2, 3-3 महीने का निकालते रहे। ये तो बिना बात का ड्रामा बनाना है। केवल उन्होंने अपना ये लक्ष्य बना रखा है मुझे हेडमास्टर को हटाना है। हेडमास्टर अगर मेरे हिसाब से यहाँ चलेगा, हेडमास्टर एमडीएम कन्वर्जन कॉस्ट के चेक पर बिना दूध बटे, बिना फल बटे, बिना रोटी बनाए, बिना कुछ बनाए चेक पर सिग्नेचर करता रहूं तो कोई बात नहीं है। इनके हिसाब से विद्यालय में कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कोई शासनादेश। अगर ऐसा शासनादेश है तो ग्राम प्रधान जी वो प्रस्तुत करें विभाग में, तो विभाग अपने हिसाब से देखेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ दिशा निर्देश है कि ग्राम प्रधान के अलावा हेडमास्टर खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि हेडमास्टर का काम विद्यालय संचालन कराना है ना, क्लासें संपादित कराना है और एमडीएम का निरीक्षण करना। और यदि कहीं ऐसा आदेश है तो वो कृपया मुझे उपलब्ध कराया जाए, मैं भी देखूं इसमें कि प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी है या ग्राम प्रधान की। मैं इस संदर्भ में लगातार मैं समस्त अधिकारियों, जिला अधिकारी, डीएम और वो जिला विशेष शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित में और विद मैसेज सूचना देता चला आ रहा हूँ। उनका क्या कहना है? जिला विशेष शिक्षा अधिकारी का कुछ नहीं, वो तो मुझसे ही उन्होंने कहा है कि आपको सस्पेंड कर देना पड़ेगा। 2-3 बार जब मैंने उनसे कहा तो वो मुझे ही सस्पेंड करने की धमकी देते हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप ही शिकायत कर रहे हो? हो सकता है कि मैं एससी बिलोंग करता हूँ, वो ठाकुर समाज से है, तो ये तो जातिवाद का मुझे तो महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे सुनते क्यों नहीं है। जब मैं लगातार सूचना दे रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ बच्चों का हित हो रहा है, तब भी नहीं सुन रहे। अब कल 31 तारीख में भी अगर एमडीएम का संचालन नहीं हुआ तो मैं श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के सामने पेश होकर उनके सामने रखूंगा कि बच्चों का हित हो रहा है और ये बच्चों का जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन। जरूरत हुई तो मैं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय भी उपस्थित हो सकता हूँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले के मौलाना आजाद नगर निवासी मोहम्मद जाकिर की बेटी हुमैरा नाज कम उम्र में अपने पहले प्रयास में कर्मचारी चयन आयोग स्टेनोग्राफर की परीक्षा उत्तीर्ण कर आयकर विभाग बेंगलुरु में स्टेनोग्राफर बन गई है। हुमैरा नाज ने पिछले साल एएमयू से 12वीं कक्षा सर्वोच्च अंकों के साथ पास की और अब उसने अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है। हुमैरा ने अपनी सफलता से साबित कर दिया है कि अगर लगन और जुनून के साथ सही दिशा में कड़ी मेहनत की जाए तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। बता दें कि हुमैरा ने YouTube पर खुद से स्टेनोग्राफी की पढ़ाई की और अपने पहले ही प्रयास में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा पास कर ली। हुमैरा को बेंगलुरु के आयकर विभाग में स्टेनोग्राफर की नौकरी मिल गई है। जानकारी के अनुसार जमालपुर के मौलाना आजाद नगर निवासी मोहम्मद जाकिर मस्जिद में इमाम और मदरसा तिबर मिल्लत दोतपुर में शिक्षक है। परिवार में 8 भाई बहनों के बीच चौथी बेटी हुमैरा नाज ने एसएससी परीक्षा में 942वीं रैंक हासिल की है। मेरा नाम हुमैरा नाज है। मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया है। हम अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं। मैंने अपना 12th सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 2023 में किया है विद 92% मेरी 12th में थी और मैं आर्ट साइड की स्टूडेंट हूँ। और कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, किस तरह हुआ है? मेरा सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है और मेरी पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई है। आई विल वर्क एज अ PA। किस तरह से आपने तैयारी करी, किसके जरिए पता चला आपको इसके बारे में? मुझे कुछ पता नहीं था कि 12th के बाद भी नौकरियां मिलती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन जब मैं अपने फाइनल पेपर दे रही थी, मींस 12th का बोर्ड में जब मैं दे रही थी एमयू में, तो मुझे पता चला एसएससी एक संस्था है जो बच्चों को रिक्रूट करती है एग्ज़ाम्स के थ्रू। तो मैंने और उसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कई सारे एग्ज़ाम्स एसएससी कराती है। तो मेरी जो क्वालिफ़िकेशन थी तो बस 12th थी, तो उसके हिसाब से सबसे सूटेबल मुझे एसएससी स्टेनोग्राफर लगा। और जब मैंने उसके बारे में और ज़्यादा सर्च किया तो मुझे स्टेनो में बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि इट इज़ समथिंग, मतलब 1 मिनट में आप 80 वर्ड और 100 इवन 160 200 तक बच्चे लिख लेते हैं, बट मेरी जो है 80 वर्ड पर मैं लिख लेती हूँ। 80 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड है स्टेनो में।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसी को प्रोसीड किया आगे, और विद 5 to 6 मंथ्स मैंने इसकी कंटिन्यूअस प्रिपरेशन की विद सेल्फ स्टडी। मैंने शॉर्ट हैंड यूट्यूब से ही सीखा था, और डिक्टेशन वगैरह सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही की थी। और इसमें मेरे घर वालों का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। मेरी जो सिस्टर्स हैं सारे ही लोग माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, तो उन लोगों ने जब भी मुझे सुनाने की ज़रूरत पड़ती थी, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं तो बिल्कुल उसको पढ़ ही नहीं पाती थी, तो स्टार्टिंग में मैंने उसको सीखा, सुनाने की ज़रूरत पड़ती थी, बुलवाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो मेरी सिस्टर्स ही उसको बोला करती थी, मेरे ब्रदर्स। मेरे फादर इमाम हैं और वो टीचर भी हैं, कुरान टीचर। इसी में फ्यूचर बनाने का तो अभी डिसाइड नहीं किया है। आई एम वैक्सीलेटिंग अबाउट फ्यूचर कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में, बट आई विल कंटिन्यू माय स्टडी। मैं अलीगढ़ से ही प्राइवेट स्टडी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही प्राइवेट स्टडी अपनी कंटिन्यू करूँगी, BA विद सिविक्स के साथ। क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए जो 12th करते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने आर्ट सब्जेक्ट लिया था वो बाय चॉइस लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बच्चे आर्ट सब्जेक्ट बाय चांस लेते हैं। आर्ट में भी अगर आप मेहनत करते हैं, और आर्ट ऐसा नहीं है आप उसको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ईजी है, मतलब ऐसे ही चीज़ें याद हो जाती हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती हैं। यू हैव टू पुट इन, आपको हार्ड वर्क उसमें करना पड़ता है अगर आप कहीं पर भी अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं। और आर्ट साइड से भी आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आप किसी भी फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। कामयाबी को तो मुझे खुशी तो बहुत है, खैर अपनी खुशी का मैं किस तरीके से इजहार कर सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी जो है महसूस नहीं करता है, और जिसको खुशी होती पता होता है कितनी खुशी होती है। और आगे को मैं भी ये भी कहना चाहूँगा, अपनी बेटी से भी ये कहना चाहूँगा कि अपनी तालीम को जो है जारी रखना है, खाली इसी के ऊपर फोकस नहीं रखना है कि हमें जो है यहीं तक रहना, आगे तक और बढ़ना है। जब अभी से ही जो है इतना बड़ा एग्ज़ाम जो 5-6 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं उसमें निकाला है ये, तो आगे को उम्मीद है कि जो है तालीम के साथ साथ आगे को बढ़ने की भी मतलब कोशिश करनी है। आप क्या करते हैं? मैं तो इमामत करता हूँ, और दोधपुर में एक मदरसा तामीर मिल है, तो उसमें मैं टीचर भी हूँ। तालीम के लिए तो खैर बच्चों के लिए क्या मैंने जो है कोशिश करी है, अपना जो है वतन छोड़ कर, यानी कि ज़िला रामपुर का मैं रहने वाला हूँ, वो मैंने छोड़ा सिर्फ बच्चों की तालीम के लिए। अलीगढ़ को चुना था मैंने कि जो है बच्चों को अपने साथ रख के जो है तालीम उनको दिलाऊँगा। तो उम्मीद है कि बच्चे तालीम, सब बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बच्ची मेरी जो है BMS भी कर रही है, और एक बच्ची ने मेरी आपकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से MA करा है, और एक बच्चे ने जो है BA करा है यहाँ से। तो बच्चे तो सब पढ़ रहे हैं, और एक बच्ची ने अभी 10 भी करा है यहाँ से। तो तालीम को मैं तो और लोगों को भी इस बात का जो संदेश दूँगा कि जो है वो तालीम ज़रूर हासिल करें। कहते हैं ना कि जो है खाना चाहे कम खा लें, लेकिन तालीम ज़रूर करें। इल्म जो है रोशनी है और जहालत एक अंधेरा है, तो इल्म को हमें हासिल करना है और हमें अंधेरे को दूर करना है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बुलेट चालक युवक ने सड़क पार कर रही गर्भवती महिला व बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जहां बुलेट की टक्कर लगने से गर्भवती महिला व बुजुर्ग महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर अलीगढ़ पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घायल बुलेट चालक युवक को खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 8 माह की गर्भवती महिला व बुजुर्ग महिला अस्पताल में चेकअप कराने जा रही थी। पूरा मामला खैर कोतवाली क्षेत्र के अलीगढ़ परवर रोड स्थित सुजानपुर गेट के समीप का है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।